नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अनंत क्लासेस पर। और आज हम आपको कक्षा 10 की प्रश्नावली 1 की जो कि है अपनी वास्तविक संख्याएं, उसके कुछ थ्योरम कराने वाले हैं। और थ्योरम कराने से पहले मैं आपको कुछ एक संख्याएं अपनी जो रह रही हैं जो कि हैं अपनी कौन सी सह अभाज्य संख्याएं, उनके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। तो देखिए सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं। देखिए बच्चों, सह अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? सबसे पहले देखिए दो तरीके की संख्याएं मैंने आपको बता दी हैं, कौन सी अभाज्य और भाज्य संख्याएं। अभाज्य कौन सी होती थी? जिनमें केवल स्वयं का भाग जाता था और एक का भाग जाता था, वो अपनी अभाज्य संख्याएं थी। और भाज्य कौन सी संख्याएं थी? जिनमें केवल खुद का भाग, जिनमें खुद का भाग जाए, एक का भाग जाए और किसी और संख्या का भी भाग जाए, उसे हम कह देते थे भाज्य। लेकिन अब हम बात करें सह अभाज्य की, तो सह अभाज्य क्या संख्याएं क्या होती हैं? एक जोड़े के रूप में होती हैं। मतलब इनमें दो संख्याएं होती हैं और उन दो संख्याओं में क्या होता है कि उन दो संख्याओं में ये होता है कि दोनों संख्याओं में कोई भी संख्या ऐसी कॉमन नहीं होती है जिसका एक दूसरे में भाग चला जाए। या इसको मैं वैसे समझाऊं कि मान के चलिए कोई दो संख्या ऐसे हो गई 5,4। ये दो संख्याओं का एक जोड़ा हो गया जिसमें आप देखेंगे ना तो 4 का भाग 5 में जा रहा है, ना 5 का भाग 4 में जा रहा है, और ना ही कोई ऐसी संख्या है जिसका भाग 4 में भी जा रहा हो और 5 में भी जा रहा हो। आप देखेंगे 5 में 1 का भाग जा रहा है और 5 में 5 का भाग जा रहा है, 4 में 1 का जा रहा है, 4 में 2 का जा रहा है और 4 में 4 का जा रहा है। लेकिन आप ये देखेंगे ना तो 4 का भाग देखो 4 का भाग 4 में जा रहा है लेकिन 4 का भाग 5 में नहीं जा रहा है, 2 का भाग 4 में जा रहा है लेकिन 2 का भाग 5 में नहीं जा रहा है, और 1 का भाग तो खैर सभी का जाता ही है, तो 5 का भाग 5 में जा रहा है। तो हमने ये चीज देखी कि इन दो संख्याओं का जो जोड़ा है, इस जोड़े में कोई भी ऐसी कॉमन संख्या नहीं है जिसका दोनों में भाग चला जाए। किसको छोड़कर? एक को छोड़कर। यानी सह अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याओं के जोड़े होते हैं जिनमें एक के अलावा अन्य किसी संख्या से भाग नहीं जाता है। वो कौन संख्याएं होती हैं? सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, इसके कई सारे जोड़े हो सकते हैं। जैसे आप देखेंगे, मैं कहता हूं 9 और 10 की बात करें। देखिए 9 में 1 का जा रहा है, 9 में 2 का नहीं जाता, 9 में 3 का जा रहा है और 9 में 9 का जा रहा है। 10 की बात करें, 10 में 1 का जा रहा है, 10 में 2 का जा रहा है, 10 में 5 का जा रहा है और 10 में 10 का जा रहा है। देखिए बच्चों, एक को छोड़कर देखिए 3 का भाग इसमें जा रहा है लेकिन इसमें नहीं जा रहा है, 9 का भाग इसमें जा रहा है लेकिन इसमें नहीं जा रहा है, देखिए 2 का भाग इसमें तो जा रहा है लेकिन 9 में नहीं जा रहा है, और 5 का भाग इसमें तो जा रहा है लेकिन 9 में नहीं जा रहा है, और 10 का भाग इसमें जा रहा है लेकिन 9 में नहीं जा रहा है। तो केवल आप देख रहे हैं क्या एक ही ऐसी संख्या जिसका दोनों में भाग चला जा रहा है। तो ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनमें केवल एक का ही भाग जाता है, उसे हम क्या कह देते हैं? उन जोड़ों को, उन जोड़ों वाली संख्याओं को हम क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्याएं। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनमें केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में कॉमन हो, एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, वे संख्याएं कौन सी होती हैं? सह अभाज्य संख्याएं। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। और एग्जाम्पल एक आधे और समझा देते हैं। मान के चलिए 5 और अगर 7 की बात करूं, देखिए 5 में 1 का जा रहा है और 5 में 5 का जा रहा है, 7 में 1 का जा रहा है और 7 में 7 का जा रहा है। ऐसी कोई संख्या नहीं है एक को छोड़कर जिसका 5 में भी जा रहा है और 7 में भी जा रहा है। इसका मतलब ये भी कैसे जोड़े हो गए? सह अभाज्य, सह अभाज्य, सह अभाज्य। तो उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों को सह अभाज्य संख्याएं समझ में आ गई होंगी। सह अभाज्य वे संख्याएं होती हैं जिनमें केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है और ये संख्याएं जोड़े के रूप में, यानी दो संख्याओं का एक जोड़ा रहता है। ठीक है, तो ये अपनी सह अभाज्य संख्याएं थी जो मुझे आपको थोड़ा सा बताना था। अब हम प्रमेय नंबर 1.4 को हल करते हैं। देखिए दोस्तों, थ्योरम 1.4 जो हमसे कहते हैं वो ये कह रही है कि √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, और ये हमें सिद्ध करना है उसको कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए अपरिमेय संख्याओं के बारे में मैंने आपको पहले बताया था और उसमें ये बताया भी था आपको कि रूट की वे संख्याएं जिनका वर्गमूल पूर्ण संख्या नहीं आता है वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, और जिनका वर्गमूल पूर्ण संख्या आ जाता है वो परिमेय संख्याएं होती है। देखिए जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल √2, √3, √5, √7
और यहाँ पे लेता हूँ √4, √9, √16 और √25। देखिए बच्चों, आप इन संख्याओं को देखेंगे। देखिए √4 का वर्गमूल कितना होता है 2, इसका वर्गमूल कितना होता है 3, इसका वर्गमूल कितना होता है 4, इसका वर्गमूल कितना होता है 5। आप ये देखेंगे इन रूट वाली जो संख्याएं हैं इनका वर्गमूल तो पूर्ण संख्या आ रहा है, पूरे नंबर में आ रहा है, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से आ रहा है। लेकिन इनका जब आप देखेंगे तो इसका होता है 1.414, आगे तक बढ़ता जा रहा है। ये होगा 1.732, आगे तक बढ़ता जा रहा है। ये हो रहा है 2.236, आगे तक बढ़ता जा रहा है। आप ये देखेंगे इनका जो वर्गमूल निकाल रहा हूं तो पॉइंट चल रहा है और अनंत तक जा रहा है, और इनका जब वर्गमूल निकाल रहा हूं तो ये पूर्ण संख्या में आ रहा है। तो ऐसे वर्गमूल वाली संख्याएं जिनका वर्गमूल कैसा आ रहा है, एक पूर्ण संख्या आ रहा है, तो उन्हें तो हम कह देंगे परिमेय। उन्हें तो हम क्या कह देंगे, परिमेय। लेकिन जिन संख्याओं का वर्गमूल एक पूर्ण संख्या नहीं आता है उन्हें हम कहते हैं अपरिमेय। ठीक है बच्चों, क्या कह देते हैं उन्हें हम, अपरिमेय। तो ये संख्याएं कैसी हैं, अपरिमेय, और ये संख्या कैसी हैं, परिमेय। और अंतर आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इनके तो पूर्ण संख्या में आ रहे हैं वर्गमूल, और इनके जो वर्गमूल हैं दशमलव में अनंत तक जा रहे हैं। तो ये कैसी हो गई, अपरिमेय, और ये कैसी हो गई, परिमेय। अब आप ये देख पा रहे होंगे कि √2 कैसी है, एक अपरिमेय संख्या है। √2 कैसी है, अपरिमेय संख्या है। हमें पता तो है √2 अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमें अब इसको प्रूफ भी करना है कि √2 कैसी है, एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए बच्चों इसको शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हैं। देखो इस थ्योरम को जो हमें हल करना है उसके लिए एक सबसे आसान तरीका क्या होता है कि हम √2 को इसके विपरीत मान लेते हैं जो ये बोल रहा है। देखिए ये हमसे बोल रहा है कि √2 कैसी है, अपरिमेय है, ये हमको सिद्ध करके दिखाओ। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसका उल्टा मान लेता हूं। इसका उल्टा वैसे कि मैं मान लेता हूं √2 कैसी है, परिमेय। मैं क्या मान लूं कि √2 कैसी है, परिमेय। और अगर मैं मान तो लेता हूं कि √2 परिमेय, और अगर मैं लास्ट में उसे परिमेय सिद्ध कर पाया, और अगर मैं √2 को परिमेय सिद्ध कर पाया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि हमने परिमेय माना तो हम बोल देंगे कि ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर मैं √2 को परिमेय सिद्ध नहीं कर पाया, अगर मैं √2 को परिमेय सिद्ध नहीं कर पाया तो फिर मुझे भी मानना पड़ेगा कि √2 कैसी है, अपरिमेय। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसका उल्टा मान के चलते हैं कि √2 कैसी है, परिमेय है, और मुझे ये कोशिश करनी है कि वो √2 कैसी है, परिमेय। अगर √2 में परिमेय प्रूफ नहीं कर पाया तो फिर मुझे भी मानना पड़ेगा कि √2 कैसी है, अपरिमेय, और ये प्रूफ भी हो जाएगा। तो देखिए उपपत्ति करते हैं, और उपपत्ति में आप देखेंगे सबसे पहले माना √2 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए बच्चों, ये परिमेय संख्या है तो इसका मतलब अब आपके दिमाग में आने वाली बात आएगी कि √2 परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या है तो ये a/b के रूप में या p/q के रूप में भी लिखी जा सकती है। भाई ये p/q के रूप में, a/b के रूप में लिखी जा सकती है। तो देखिए बच्चों, अगर ये परिमेय संख्या है तो इसका मतलब इसे a/b या p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम दो संख्या वैसे ही मान के चलेंगे, दो संख्या इस प्रकार लिख सकते हैं कि ये a/b के रूप में इसको हम दर्शाएंगे। तो देखिए, अतः हम दो पूर्णांक a तथा b, जहां पे b जो है वो 0 नहीं होगा, इस प्रकार लेते हैं कि a/b जो है वो √2 के बराबर है, कि a/b जो है वो √2 के बराबर है, क्योंकि √2 परिमेय संख्या है तो इसका मतलब a/b जो है वो परिमेय संख्या के बराबर होगा। यहां तो कोई दिक्कत, हमने दो संख्याएं ली a और b जो कि वो पूर्णांक भी हैं। पूर्णांक आपके समझ में आ गया होगा कि लिखा सारी चीजें बता चुके आपको पहले ही, और b का मान 0 नहीं होगा। और तो अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो ये परिमेय संख्या हो गई, ये परिमेय तो √2 भी परिमेय होनी चाहिए इस हिसाब से। तो चलिए आगे, अब हमें क्या करना है। देखिए बच्चों, सबसे पहले इसके बारे में कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई इन दोनों में कोई संख्या आपस में भाग जा रही है, तो मैं इनके बारे में पहले ही लिख देता हूं कि ये संख्या किस प्रकार की है। देखिए a तथा b जो है वो यहाँ पे क्या है, सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या
हैं। यानी ए और बी जो है वो हमने किस प्रकार की ली हैं, सहभाज्य संख्याएं ली हैं। और सहभाज्य संख्याओं में क्या होता है, केवल एक ही ओवेनिस्ट गुणनखंड होता है। अतः ए तथा बी में केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है। देखिए बच्चों, यहां पे मैंने a बटे बी के बराबर √2 को लिख दिया और मैंने यहां पे ये भी कहा है कि a बटे बी, a और b जो दोनों संख्याएं वो कैसी हैं, सहभाज्य है। इसका मतलब कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जिसका a में भी भाग जा रहा हो और b में भी भाग जा रहा हो। इसमें केवल किसका, कौन सी संख्या है जिसका भाग जा सकता है, 1 का। यानी 1 का तो इन दोनों में भाग जा सकता है, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं है जिसका भाग a में भी जाए और उसका भाग बी में भी जाए। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है। तो इस प्रकार की ये संख्या हमने ली है। ए और बी क्या है, पूर्णांक है, इन्हें ए बटे बी के रूप में लिखेंगे तो परमेय संख्या को दर्शा रहे हैं। और ए और बी इस प्रकार की सहभाज्य संख्याएं भी हैं, यानी दो संख्याओं का जोड़ा ही तो है। तो इस प्रकार की सहभाज्य संख्याएं जिनमें ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल क्या है, इसमें ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड आप देखेंगे तो केवल क्या है, 1 है। इसके अलावा और कोई संख्या जो है वो इन दोनों को विभाजित नहीं करती है। ठीक है, यही चीज हमें थोड़ा सा ध्यान रखनी है, आगे हम यही चीज करेंगे। तो देखिए बच्चों, अब क्या करेंगे, a बराबर b को मैं इधर ले गया तो ये हो जाएगा √2b। ठीक है बच्चों, a बराबर √2b आपका हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस √2 को नीचे ले जा रहा हूं तो a बटे √2 इक्वल्स टू b हो जाएगा। a बटे √2 इक्वल्स टू b। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। देखिए बच्चों, अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों तरफ वर्ग कर रहा हूं। अगर वर्ग करूंगा तो ये हो जाएगा a², ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा b²। ठीक है बच्चों, तो अब आप यहां देखेंगे कि a² बटे 2 बराबर b² है आपका। ठीक है, b क्या था, पूर्णांक था, हम ऊपर मान के चले थे b एक पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब एक पूरी संख्या है। इसका मतलब आप ये देखेंगे कि a भी एक पूर्णांक है। a² में आप 2 का भाग दे रहे हैं तो वो किसके बराबर आ रहा है, b² के बराबर। और b² क्या है आपका, कोई पूर्णांक है। कोई पूर्णांक मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनमें से कोई संख्या है और उसी का वर्ग है। यानी 1 2 3 4 5 6 इनमें से कोई सा भी एक नंबर है और उसी का वर्ग है। इसका मतलब क्या हुआ कि a² में 2 का भाग जा रहा है। a² में किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तभी ये पूर्णांक में है। अगर ये पूर्णांक नहीं होता तो यहाँ पॉइंटों में आता। भाई b क्या लिया है हमने, पूर्णांक लिया है, पूर्णांक मतलब पूरा अंक है कोई, और यहाँ पे b² है तो पूरा अंक है तो पूरा ही अंक का वर्ग आएगा तो पूरा अंक ही आएगा। इसका मतलब a² का भाग जो है वो b² में जा रहा है। तो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय जो हमने 1.3 की थी उसमें भी हमने कहा था, देखिए, अतः सीधा लिख देना, प्रमेय 1.3 से आप देखेंगे कि a² जो है वो 2 से विभाजित, a² जब 2 से विभाजित है, देखिए प्रमेय में हमने बताया था कि जब किसी संख्या का स्क्वायर किसी संख्या से विभाजित है तो वो संख्या भी उस संख्या से विभाजित होगी। यहीं पे लिख देंगे, अतः a भी 2 से विभाजित होगा। देखिए प्रमेय जो है 1.3 वो यही कहती है कि अगर किसी संख्या का स्क्वायर किसी संख्या से विभाजित हो रहा है तो वो खुद संख्या भी उस संख्या से क्या होती है, विभाजित होती है। देखिए इसको हम यहाँ पे 1 कह देंगे। ठीक है, समीकरण 1। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको थोड़ा सा ऊपर से मिटाएंगे। अब देखिए बच्चों, अब क्या करेंगे, हम जो यहाँ पे a था इस a की जगह हम 2c रख देंगे। क्या रख देंगे, 2c। देखिए a बराबर 2c रखने पर, देखिए बच्चों,
a बराबर हम क्या रख रहे हैं 2c। देखिए a क्या है अपना एक पूर्णांक है, और पूर्णांक है वो पूर्णांक इस 2c के उस पूर्णांक की जगह हम क्या रख दे रहे हैं 2c, जहां पर c भी क्या है, c एक पूर्णांक है। ठीक है बच्चों, यानी मैंने क्या किया है, जो a था उसकी जगह मैंने रख दिया है 2c। ठीक है, और 2c क्यों रखा है, कि हमें इसमें 2 का भाग दे रहे हैं तो 2 से विभाजित कर देगा वो उसको। ठीक है, तो a बराबर हमने कितना रख दिया 2c इसमें रख दिया है। ठीक है, तो a की जगह हम 2c रख देंगे, और 2c में जो c है वो क्या है पूर्णांक है, और c पूर्णांक है, और उसका गुणा करेंगे तो इस पूरी संख्या भी क्या होगी पूर्णांक ही हो जाएगी, और a भी अपना पूर्णांक है, a अपना पूर्णांक ही है, और 2c भी क्या है अपना पूर्णांक हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, अब हम क्या रख रहे हैं, a बराबर 2c, a का मान 2c रख रहे हैं समीकरण 1 में। अगर हम रखेंगे तो देखिए यहां पे हो जाएगा 2c अपॉन, देखिए बच्चों कोई दिक्कत किसी बच्चे को, हमने क्या किया a की जगह 2c रखा, उसके ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया, बटे 2 बराबर b स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये देखिए ये हो जाएगा अपना 4c स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू b स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर खोल दिया हमने। और 2 से जब इस 2 से मैं इस 4 को काट दूंगा 2 बार, तो ये क्या आ जाएगा अपना 2c स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा b स्क्वायर। तो 2c स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा अपना b स्क्वायर। मुझे क्या करना है, केवल इस c स्क्वायर को सेपरेट रखना है, नहीं अलग रखना है, और इस 2 को कहाँ भेजना है, बराबर के बाद में इसको पश्चांतरण के थ्रू भेज देंगे। यानी हम क्या करेंगे पश्चांतरण करेंगे, और पश्चांतरण करेंगे तो ये 2 जो है बराबर के बाद में जाएगा, और बराबर के बाद में कहाँ जाएगा, देखिए ये इसके गुणा में है, ये इसके गुणा में है, और पश्चांतरण के बाद क्या कहाँ जाएगा, ये भाग में चला जाएगा। देखो c स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन 2, ये 2 जो है वो यहां चला गया, और इस वाले को हम नाम दे देंगे समीकरण 2। ठीक है बच्चों, देखो अब आप देखेंगे, देखिए बच्चों अब यहां पे भी समीकरण 1 जैसी कंडीशन बन जाती है, क्योंकि देखो c मैंने क्या माना था पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब एक पूरी संख्या है, पूरी संख्या का मतलब ये है कि b स्क्वायर में जब मैं 2 का भाग दे रहा हूं तो एक पूरी संख्या मुझे प्राप्त हो रही है। पूरी संख्या मतलब पूर्ण संख्या प्राप्त हो रही है, और पूर्ण संख्या अगर मुझे प्राप्त हो रही है इसका मतलब कि ये जो है b स्क्वायर जो है वो 2 से कैसा है विभाजित है पूर्ण रूप से। देखिए इसको थोड़ा सा मैं ऐसा समझाता हूं, मान के चलिए एक तो है तुम्हारा 4 का स्क्वायर में 2 का भाग देंगे। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर होता है 16 में 2 का भाग दिया। देखिए आप देखेंगे 4 के स्क्वायर में 2 का भाग दिया तो आपका कितना आ रहा है 8 आ रहा है। 8 कैसी है, एक पूर्ण संख्या है। और वहीं पे अगर मैं देखो 5 के स्क्वायर में 2 का भाग दूं, 5 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 25, और 25 में 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 12.5। यहां पे आप देखेंगे कि ये 12.5 यानी पूर्ण संख्या में भाग नहीं जा रहा है, लेकिन यहां पे आप देखेंगे तो ये पूर्ण संख्या के रूप में भाग जा रहा है। तो यहां पे जो b स्क्वायर हम 2 का भाग दे रहे हैं वो पूरा जा रहा है, पॉइंट में नहीं जा रहा है, पूरा जा रहा है। इसका मतलब b स्क्वायर जो है वो 2 से कैसी है विभाजित है। तो वही प्रमेय सेम जो हमने वहां पे पहले समीकरण में की थी, तो वही प्रमेय हम दोबारा देखेंगे। तो देखिए प्रमेय 1.3 से अगर हम देखें तो देखिए b स्क्वायर जो है b स्क्वायर 2 से विभाजित है। देखिए b स्क्वायर 2 से विभाजित है, जब b स्क्वायर 2 से विभाजित है तो इसका मतलब b भी क्या होगा 2 से विभाजित होगा, अतः b भी 2 से विभाजित होता है। अब आपने देखा कि a भी 2 से विभाजित है और b भी 2 से विभाजित है। इसका मतलब कि a में भी 2 का भाग जा रहा है और b में भी 2 का भाग जा रहा है। और शुरुआत में जब हमने क्वेश्चन जब किया था तो मैंने क्या कहा था कि a बटे b जो है इनमें केवल कितने का भाग जा रहा था, 1 का भाग जा रहा था, 2 का और 1 के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जा रहा था। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भाई इनमें तो 2 का भी भाग जा रहा है। इसका मतलब हमने जो वहां पे माना था वो क्या था, गलत था। हमने जो वहां पे माना था वो गलत था। और वो गलत क्यों था, क्योंकि हमने गलत ही एज्यूम कर लिया था। तो अब हम क्या हो गए, हम गलत साबित हो गए। भाई हम चले तो परिमेय लेकर संख्या लेकर चले थे, सहभाज्य संख्या लेकर चले थे, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि a और b में 2 का भाग जा रहा है। इसका मतलब जो हमने सहभाज्य संख्या मानी वो सहभाज्य संख्या नहीं है, और सहभाज्य संख्या नहीं है तो इसका मतलब जो हमने √2 परिमेय संख्या मानी थी वो परिमेय संख्या नहीं है।
तो हम उल्टे साबित हो गए ना, गलत साबित हो गए, तो और हमें गलत ही साबित होना था, तभी तो √2 कैसी होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो देखिए अब इसमें क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से आपने क्या देखा कि ए तथा बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, ए तथा बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना प्राप्त होता है आपका, 2 प्राप्त होता है। तो अभी आप ऐसा करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें थोड़ा सा और लिख लीजिए, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 प्राप्त होता है जो इस तथ्य का विरोधाभास करता है कि ए तथा बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक है। देखिए ए तथा बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 प्राप्त होता है जो कि इस तथ्य का विरोधाभास कर रहा है कि ए और बी का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है केवल एक है। हमने क्या देखा था कि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक है, उसके अलावा कुछ और नहीं है, लेकिन ये तो यहाँ पे उल्टा साबित हो गया, विरोधाभास आ गया ना। तो ये विरोधाभास क्यों आया भाई, ये जो गलती आई ये क्यों आई, क्योंकि हमने त्रुटिपूर्ण कल्पना जो करी थी उसकी वजह से आई। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं थोड़ा सा और कंप्लीट रह गया उसको करेंगे। तो देखिए बच्चों, यहां पे लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के, या संकल्पना लिख देना, कारण उत्पन्न हुआ है, जो कि √2 को परिमेय संख्या मानने पर हुई है। यानी √2 को जो हमने परिमेय संख्या माना था, ये उसी त्रुटिपूर्ण संकल्पना के कारण क्या हुआ है, विरोधाभास हुआ है। अतः √2 कैसा है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 कैसी है, हमारी अपरिमेय संख्या है, जो कि हमने इसको अपरिमेय संख्या माना था और हम इसको सही नहीं कर पाए। तो इसका मतलब अब ये अपना जो थ्योरम है 1.4 वो संपन्न होती है। तो सही बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, एक सेकेंड।